वेलकम टू द करंट अफेयर्स ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today we are going to discuss society from the July monthly magazine of Vision IAS। इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। शुरुआत करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 से। इसे लागू हुए अब 5 साल हो गए हैं। ये पॉलिसी भारत की शिक्षा व्यवस्था में मतलब एक बड़ा बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है ना? हाँ बिल्कुल। NEP 2020 ये आज़ादी के बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले आपको याद होगा 1968 में आई थी, फिर 1986 में, जिसे 1992 में थोड़ा मॉडिफाई भी किया गया था। तो NEP 2020 एक बड़ा कदम है और ये डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। इसका मकसद बेसिकली हमारी एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार करना है। अच्छा, तो जब हम कहते हैं 21वीं सदी की ज़रूरतें, तो इस पॉलिसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं? मतलब किन मूल सिद्धांतों पर ये टिकी है? देखिए, इसके कई कोर प्रिंसिपल्स हैं। पहला और सबसे ज़रूरी है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, मतलब रट्टा मारने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को समझना। हाँ, रोट लर्निंग को खत्म करना। एग्जैक्टली। दूसरा है टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल टीचिंग में, लर्निंग में, यहाँ तक कि लैंग्वेज बैरियर्स हटाने और दिव्यांग स्टूडेंट्स के एक्सेस के लिए भी। तीसरा एक लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की बात है। लाइट बट टाइट, ये क्या मतलब हुआ? मतलब नियम सरल हो, बहुत ज्यादा बोझ न डालें, लेकिन उनका पालन सख्ती से हो। ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और रिसोर्स एफिशिएंसी सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। ठीक है। चौथा है डाइवर्सिटी का सम्मान, यानी करिकुलम, पेडागोजी, पॉलिसी, सब में लोकल कॉन्टेक्स्ट, स्थानीय भाषा, संस्कृति, इनको जगह देना। पांचवा, इक्विटी एंड इंक्लूजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब समाज के जो अनप्रिविलेज सेक्शंस हैं, SEDGs हैं, उन तक शिक्षा की पहुंच बराबर हो। और रिसर्च, उसका क्या रोल है? रिसर्च को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इसे आउटस्टैंडिंग एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए जरूरी माना गया है। और साथ ही सस्टेन्ड रिसर्च और रेगुलर असेसमेंट के आधार पर प्रोग्रेस का कंटिन्यूअस रिव्यू करना भी एक प्रिंसिपल है। ये तो फाउंडेशनल बातें हुई। अब अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो NEP 2020 के की फोकस एरियाज क्या हैं? स्कूल एजुकेशन में तो काफी बड़े बदलाव हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ही बदल गया है। वो जो पुराना 10+2 था, हाँ, 10+2, उसकी जगह अब 8+3+3+4 डिजाइन है। इसमें 3 से 18 साल तक के बच्चे कवर होते हैं। शुरुआती 5 साल फाउंडेशनल स्टेज हैं। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE पर बहुत जोर है। ECCE मतलब 3 से 8 साल तक के बच्चे? जी हाँ, 3 से 8 साल तक। इसके लिए NCERT ने एक नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी NCPF-CCE भी बनाया है। और ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या है? इसका जिक्र काफी होता है। FLN। हाँ, ये NEP का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मतलब बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान। टारगेट यह है कि 2025 तक ग्रेड 3 तक के सभी बच्चे इसे हासिल कर लें। 2025 तक? हाँ, 2025 तक। इसके लिए निपुण भारत मिशन भी चल रहा है। मतलब ये बहुत हाई प्रायोरिटी है। और भाषा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर क्या कहा गया है? मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद पर काफी जोर है। पॉलिसी कहती है कि कम से कम ग्रेड 5 तक और प्रेफरेबली ग्रेड 8 तक इंस्ट्रक्शन का मीडियम बच्चे की मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा कदम है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। बिल्कुल। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 13 भारतीय भाषाओं में रिसोर्सेज उपलब्ध भी हैं। वाओ! और असेसमेंट एग्जाम्स के तरीकों में क्या बदलाव है? असेसमेंट रिफॉर्म्स भी एक की एरिया है। रट्टा मारने वाले एग्जाम से हटकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट पर फोकस है, जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी को परखे। इसके लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर पारख बनाया गया है। पारख? हाँ, पारख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के तौर पर काम करेगा और राज्यों की मदद करेगा। और टीचर्स के लिए, उनके लिए क्या प्रावधान है? टीचर्स पर भी काफी फोकस है। प्यूपल टीचर रेशियो
पीटीआर हर स्कूल लेवल पर 30.1 से कम रखने का लक्ष्य है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट्स को और मजबूत करने की बात है। और हर टीचर को साल में कम से कम 50 घंटे कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी में भाग लेना होगा। 50 घंटे सीपीडी, ठीक है। और स्टैंडर्ड सेटिंग और अक्रेडिटेशन के लिए? उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को एपेक्स स्टेट लेवल बॉडी बनाया गया है जो मॉनिटरिंग और पॉलिसी मेकिंग देखेगी। ये तो हुई स्कूल एजुकेशन की बात। अब आते हैं हायर एजुकेशन पर। वहाँ क्या बड़े बदलाव हैं NEP 2020 में? हायर एजुकेशन में भी काफी महत्वपूर्ण प्रस्तावित हैं। विजन ये है कि फ्रैगमेंटेड सिस्टम की जगह बड़े वेल रिसोर्स्ड वाइब्रेंट मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बने। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस? हाँ, मतलब जहां आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, प्रोफेशनल कोर्सेज सब एक ही कैंपस में हो। और जो छोटे सिंगल स्ट्रीम कॉलेजेस हैं उन्हें धीरे धीरे या तो मल्टी डिसिप्लिनरी बनना होगा या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का हिस्सा। अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज अब 3 या 4 साल के होंगे। 3 या 4 साल। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है? हाँ बिल्कुल, इसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे। ये एक बड़ा बदलाव है। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, जरा इसे समझाइए। मतलब अगर कोई छात्र 1 साल पूरा करके छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद बैचलर्स डिग्री, और अगर 4 साल का प्रोग्राम पूरा करता है तो बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च। अच्छा, तो बीच में छोड़ने पर भी कुछ हासिल होगा? एग्जैक्टली। और इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC बनाया गया है। ये एक डिजिटल स्टोर हाउस होगा जहां छात्रों के क्रेडिट्स जमा होंगे। इससे मोबिलिटी आसान होगी। छात्र अलग अलग इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट अर्न कर सकते हैं और अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। ये तो छात्रों के लिए काफी फायदेमंद लगता है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। टीचर एजुकेशन पर भी फोकस है। टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए स्वयं और दीक्षा प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होगा। एक नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग भी है। और रेगुलेशन, हायर एजुकेशन का रेगुलेशन कैसे होगा? रेगुलेशन में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। एक सिंगल अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI बनाने की बात है। हालांकि इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन शामिल नहीं होंगे। HECI के 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे। 4 वर्टिकल्स? कौन कौन से? पहला, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC रेगुलेशन के लिए। दूसरा, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC एक्रेडिटेशन के लिए। तीसरा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC फंडिंग के लिए। और चौथा, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। मतलब रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, फंडिंग, स्टैंडर्ड्स सबके लिए अलग-अलग विंग होंगे HECI के तहत। जी हाँ, लाइट बट टाइट रेगुलेशन का सिद्धांत यहाँ भी लागू होगा। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन NCIVE है। प्रोफेशनल एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति को प्रमोट करने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF जैसी ऑटोनॉमस बॉडी बनाने की भी बात है। वाओ, ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। NEP 2020 ने कुछ टारगेट्स भी सेट किए थे, है ना? उनमें से कुछ की टारगेट्स क्या हैं जो हमें याद रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी? हाँ, टारगेट जरूर याद रखने चाहिए। कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला, 2025 तक प्राइमरी स्कूल्स में यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN हासिल करना। 2025 तक FLN, ठीक है। दूसरा, 2030 तक प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER पाना। 100% GER बाय 2030 स्कूल लेवल पर। जी। तीसरा, 2035 तक हायर एजुकेशन, इसमें वोकेशनल एजुकेशन भी शामिल है, उसमें GER को 50% तक पहुंचाना। 50%? अभी कितना है ये? अभी ये करीब 28.4% है 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, तो एक बड़ा जंप होगा। बिल्कुल। और चौथा, 2025 तक कम से कम 50% लर्नर्स को स्कूल और हायर एजुकेशन के जरिए वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर देना। वोकेशनल एक्सपोजर 50% लर्नर्स को 2025 तक? हाँ। पांचवा, 2040 तक सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस HEIs को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना। और छठा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, एजुकेशन में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को GDP का 6% तक लाना। 6% ऑफ GDP? ये टारगेट तो काफी समय से है ना? अभी कितना है? हाँ, ये टारगेट पहले की पॉलिसीज में भी था। अभी हम लगभग 3% के आसपास ही हैं, तो इसमें काफी बढ़ोतरी की जरूरत है। ये लक्ष्य तो मतलब काफी एम्बिशियस लगते हैं। पिछले 5 सालों में क्या अचीवमेंट्स रही हैं? क्या जमीन पर कुछ बदला है?
देखिए, प्रोग्रेस तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं। अगर स्कूल एजुकेशन की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 24-25 बताता है कि प्राइमरी लेवल पर जीईआर लगभग यूनिवर्सल 93% हो गया है। अच्छा। स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स में कमी आई है। प्राइमरी में 1.9%, अपर प्राइमरी में 5.2%, सेकेंडरी में 14.1%। ये अच्छी बात है। डिजिटाइजेशन भी बढ़ा है। कंप्यूटर्स वाले स्कूल्स 38.5% से बढ़कर 57.2% हो गए हैं और इंटरनेट वाले 22.3% से 53.9%। ये 2019-20 से 2023-24 के बीच का डेटा है। डिजिटल इंफ्रा बढ़ा है, हायर एजुकेशन में क्या स्थिति है? हायर एजुकेशन में जीईआर 18 to 23 एज ग्रुप 23.7% 2014-15 से बढ़कर 28.4% 2021-22 हुआ है। टोटल HEIs की संख्या भी 13.8% बढ़ी है। रूरल स्कूल्स की बात करें तो ACR 2024 की रिपोर्ट कहती है कि 80% से ज्यादा रूरल स्कूल्स को FLN डायरेक्टिव्स मिले हैं। 6 to 14 एज ग्रुप में एनरोलमेंट रेट्स पिछले 20 सालों से 95% से ज्यादा बने हुए हैं। ये अच्छी बात है। और 15-16 साल के बच्चों का स्कूल से बाहर होना भी कम हुआ है। 13.1% 2018 से घटकर 7.9% 2024 हुआ है। काफी कमी आई है। टीचर ट्रेनिंग में निष्ठा प्रोग्राम के तहत लगभग 13 लाख टीचर्स ट्रेन हुए हैं। इनोवेशन में भी प्रोग्रेस है। पेटेंट फाइलिंग्स बढ़ी हैं, जिसमें HEIs का कंट्रीब्यूशन 25% रहा। इंक्लूसिविटी के लिए 7.5 लाख से ज्यादा लड़कियां इंक्लूसिव रेजिडेंशियल स्कूल्स में एनरोल हुईं। इंटरनेशनलाइजेशन में डीकन, वोलोंगोंग जैसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने इंडिया में कैंपस खोले हैं। हाँ, ये तो बड़ी खबर थे। लिटरेसी में लद्दाख पहला फुल्ली लिटरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना। मल्टीलिंगुअलिज्म में CUET, JEE मेंस, NEET UG जैसे नेशनल टेस्ट अब 12 भारतीय भाषाओं में हो रहे हैं। पारख ने अपना पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण भी किया। तो मतलब प्रोग्रेस तो दिख रही है कई फ्रंट्स पर, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, इम्प्लीमेंटेशन में हर्डल्स क्या आ रहे हैं, कहाँ दिक्कतें हैं? हाँ, हर्डल्स तो हैं और वो सिग्निफिकेंट हैं। सबसे बड़ी चुनौती, जैसा मैंने कहा, फंडिंग की है। 6% GDP का लक्ष्य अभी भी दूर है और जो फाइनेंसिंग है भी वो ज़्यादातर इनपुट ड्रिवन है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, रिक्रूटमेंट करने पर, लर्निंग आउटकम सुधारने पर उतना फोकस नहीं है फाइनेंसिंग के लिहाज से। अच्छा, मतलब पैसा कहाँ लग रहा है ये देखने की जरूरत है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा इशू है सेंटर स्टेट्स पॉलिसी डिवाइड। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है और कुछ राज्य जैसे केरला, वेस्ट बंगाल, उन्होंने PM श्री स्कूल्स के MOU साइन करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि PM श्री स्कूल्स के लिए NEP का फुल अडॉप्शन जरूरी है और ये राज्य शायद कुछ प्रावधानों से सहमत नहीं है या अपना मॉडल फॉलो करना चाहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन गैप एक हर्डल है। समझ गई। और इंस्टीट्यूशनल डिलेज भी हैं। HECI का गठन अभी तक नहीं हुआ है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन में भी देरी हुई है। हायर एजुकेशन में ओवर रेगुलेशन की शिकायतें भी हैं। UGC IICTE के 50 से ज्यादा रेगुलेशंस हैं, जबकि NEP लाइट बट टाइट रेगुलेशन की बात करती है। 50 से ज्यादा रेगुलेशंस। रिटेंशन रेट्स भी एक चैलेंज है। हायर सेकेंडरी क्लास A12 में रिटेंशन रेट सिर्फ 45.6% है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। मतलब आधे से ज्यादा बच्चे 12वीं तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। ये तो बहुत चिंताजनक आंकड़ा है, 45.6% रिटेंशन। जी। इसके अलावा कुछ और इश्यूज भी हैं, जैसे टीचर्स को टेक्नोलॉजी यूज करने में टेक्निकल बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। तमिलनाडु जैसे राज्य 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का विरोध कर रहे हैं। ECCE में इफेक्टिव लर्निंग टाइम बहुत कम पाया गया है, सिर्फ 35 मिनट प्रतिदिन। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री को लागू करने में इंफ्रास्ट्रक्चरल और फैकल्टी कंस्ट्रेंट्स भी हैं। तो ये सब चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रहे हैं? NEP 2020 के तहत कौन सी की गवर्नमेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं? हाँ, सरकार की तरफ से कई इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। एक तो PM श्री योजना है, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसमें 14,500 से ज्यादा स्कूलों को NEP के मॉडल पर रिवैम्प किया जा रहा है 2022 से 27 के बीच। PM श्री, ठीक है। दूसरा NIPON भारत मिशन है, जो ग्रेड 3 तक FLN सुनिश्चित करने के लिए है 2026-27 तक। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONS इनिशिएटिव है, स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स तक एक्सेस देने के लिए। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे PM ई-विद्या पर इंडियन साइन लैंग्वेज चैनल और डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग के लिए प्रशास्त ऐप। प्रशास्त, ओके। प्रेरणा नाम का एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है क्लास 9th 12th के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। उल्लास या निल्प प्रोग्राम है 15 साल से ऊपर के अडल्ट्स के लिए। लिटरेसी प्रोग्राम। विद्यांजलि एक स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए।
और राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र RVS के है रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग के लिए। तो काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो NEP के गोल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब बातों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए NEP इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए? मेरे ख्याल से NEP को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत क्रिटिकल हैं। पहला, फाइनेंसिंग मॉडल को बदलना होगा। इनपुट बेस से हटकर आउटकम्स बेस्ड फाइनेंसिंग OBF की तरफ जाना होगा, जहां पेमेंट एक्चुअल लर्निंग आउटकम से जुड़ा हो। आउटकम्स बेस्ड फाइनेंसिंग, ये इंटरेस्टिंग है। दूसरा, सेंटर और स्टेट के बीच स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग की जरूरत है। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट होनी चाहिए। तीसरा, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग इकोसिस्टम बनाना होगा। इसमें AI ड्रिवन पर्सनल ट्यूटर्स, अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में AI का उपयोग शामिल हो सकता है। टेक्नोलॉजी का स्ट्रेटेजिक यूज। हाँ। चौथा, स्ट्रक्चर्ड पीयर लर्निंग को इंटीग्रेट करना चाहिए, जैसे मिशन अंकुर MP गुजरात में किया गया है। बच्चे एक दूसरे से बहुत सीखते हैं। पांचवा, कैपेसिटी बिल्डिंग पर जबरदस्त फोकस करना होगा। फैकल्टी डेवलपमेंट, टीचर सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप ट्रेनिंग। और छठा, इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी ताकि वे NEP के ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर अपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनोवेट कर सकें। मतलब वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। कंक्लूजन में मैं कहूंगा कि NEP 2020 ने इंडिया के एजुकेशनल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन रखी है। एनरोलमेंट, डिजिटल एक्सेस, टीचर डेवलपमेंट में प्रोग्रेस हुई है जो सराहनीय है, लेकिन फंडिंग बढ़ाना, गवर्नेंस सुधारना और इंफ्रास्ट्रक्चरल और पॉलिसी हर्डल्स को पार करना इसकी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए क्रिटिकल है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और कोर्स करेक्शन भी जरूरी होगा। बिल्कुल। NEP 2020 पर एक काफी डिटेल चर्चा हुई। अब एक दूसरे और बेहद गंभीर मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। ये मुद्दा है छात्रों में बढ़ते सुसाइड्स का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव साहा वी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। ये वाकई चिंताजनक विषय है। हाँ, ये बहुत ही गंभीर और दुखद मसला है। एंड दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस क्राइसिस का स्केल कितना बड़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि देश में हुई कुल सुसाइड्स में 7.6% स्टूडेंट्स के थे। 7.6%? जी। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि 2012 से 2022 के बीच, मतलब 10 सालों में, मेल स्टूडेंट सुसाइड्स 99% बढ़े हैं और फीमेल स्टूडेंट सुसाइड्स 92% बढ़े हैं। डबल हो गए लगभग। ये तो भयावह है। इसके पीछे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं? छात्र इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठा रहे हैं? फैक्टर्स, जैसा आपने पहले कहा, कॉम्प्लेक्स होते हैं और अक्सर मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो सामने आता है वो है एकेडमिक प्रेशर्स। हमारी सोसाइटी में सक्सेस की परिभाषा बहुत संकीर्ण हो गई है। अच्छे मार्क्स, टॉप रैंक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन। इससे एकेडमिक डिससैटिस्फैक्शन, स्ट्रेस और फेलियर का डर बहुत बढ़ जाता है। कोटा जैसे कोचिंग हब्स में हमने इसके दुखद उदाहरण देखे हैं। हाँ, कोटा से अक्सर खबरें आती रहती हैं। दूसरा फैक्टर है सिस्टेमिक इश्यूज विद इन एजुकेशनल सेटिंग्स। डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट, चाहे वो रैगिंग हो, बुलिंग हो या सेक्सुअल असॉल्ट, ये छात्रों के बिलोंगिंग और ट्रस्ट की भावना को खत्म कर देते हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं भी सामने आई हैं, खासकर प्रतिष्ठित संस्थानों में भी। ये माहौल को टॉक्सिक बना देता है। मतलब इंस्टीट्यूशन का माहौल ही सपोर्टिव नहीं रह पाता। कई बार नहीं। तीसरा कारण है कल्चर ऑफ साइलेंस। मेंटल हेल्थ पर आज भी हमारे समाज में खुलकर बात नहीं होती। एक स्टिग्मा जुड़ा है। छात्र मदद मांगने से कतराते हैं और इंस्टीट्यूशंस में भी एडिक्वेट सेफगार्ड्स या सपोर्ट सिस्टम्स की कमी होती है। ये मिलकर एक सोशल बैरियर का काम करते हैं। और कानूनी तौर पर क्या स्थिति है? कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है? यहीं पर चौथा पॉइंट आता है, लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी वैक्यूम। स्टूडेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करने के लिए कोई यूनिफाइड इन्फोर्सेबल फ्रेमवर्क की कमी महसूस होती है। गाइडलाइंस हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, ये सवाल है। और पारिवारिक कारण, फैमिली इश्यूज? हाँ, वो पांचवा फैक्टर है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टेबिलिटी, पेरेंटल निग्लेक्ट या बहुत ज्यादा प्रेशर, किसी अपने को खोना, परिवार में डिप्रेशन की हिस्ट्री, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सोशल मीडिया एडिक्शन, ये सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इनके अलावा अदर्स में
लो सेल्फ एस्टीम, सोशल आइसोलेशन, सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जैसे कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, ये सब भी भूमिका निभाते हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स मिलकर एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? सरकार या संस्थाओं ने क्या कदम उठाए हैं? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ये एक राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन है जो मेंटल हेल्थ केयर एक्सेस और प्रोटेक्शन का अधिकार देता है। इसका सेक्शन 18 सभी को मेंटल हेल्थ सर्विसेज गारंटी करता है और सेक्शन 115 अटेम्प्टेड सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज करता है। मतलब इसे अपराध नहीं बल्कि मदद की जरूरत समझा जाता है। ये एक बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। फिर है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन 2022। इसका लक्ष्य 2030 तक सुसाइड मॉर्टेलिटी 10% कम करना है। एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेलीमानस है जो टोल फ्री हेल्पलाइन के जरिए मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज तक एक्सेस देता है। टेलीमानस, हाँ, इसके बारे में सुना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मनोदर्पण इनिशिएटिव है जो कोविड-19 के समय शुरू हुआ था, स्टूडेंट्स और टीचर्स के मेंटल हेल्थ इश्यूज को मॉनिटर और प्रमोट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक और इनिशिएटिव है इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर प्रमोटिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, जिसके तहत मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए फैकल्टी को एम्पावर किया जा रहा है। और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स भी जारी की हैं। कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस, उसमें क्या है? उसमें कई बातें हैं, जैसे काउंसलर्स का सपोर्ट अनिवार्य करना, बैच सेग्रीगेशन न करना जिससे प्रेशर बढ़े, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना वगैरह। ये तो हुए सरकारी इनिशिएटिव्स। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर। सुखदेव साहा केस में एससी ने क्या की गाइडलाइंस दी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉम्प्रिहेंसिव दिशा निर्देश दिए हैं। पहला, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक यूनिफॉर्म मेंटल हेल्थ पॉलिसी अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट करनी होगी। इसे एनुअली रिव्यू और अपडेट करना होगा और ये पब्लिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। दूसरा, हर इंस्टीट्यूशन जहां 100 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, वहां कम से कम एक क्वालिफाइड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। हर 100 छात्र पर एक काउंसलर, ये तो काफी अच्छा कदम है। जी। तीसरा, सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए साल में 2 बार मैंडेटरी ट्रेनिंग होगी जो सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स देंगे। इसमें साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, वार्निंग साइंस पहचानना जैसी बातें सिखाई जाएंगी। स्टाफ की ट्रेनिंग भी जरूरी है। चौथा, एक रोबस्ट, कॉन्फिडेंशियल और एक्सेसिबल ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा। पांचवां, पेरेंट्स एंड गार्डियंस को सेंसिटाइज करने पर जोर दिया गया है कि वो अनड्यू एकेडमिक प्रेशर डालने से बचें, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के साइंस पहचानें और बच्चों के प्रति एम्पैथेटिक बने। पेरेंट्स का रोल भी क्रिटिकल है। बिल्कुल। छठा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को प्राथमिकता देने को कहा गया है। सातवां, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड हब्स में हाइटेंड मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शंस और प्रिवेंटिव मेजर्स लागू करने और रेगुलर करियर काउंसलिंग करने के निर्देश हैं। और आठवां, रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे ताकि कैंपस हैरेसमेंट, बुलिंग और ड्रग से मुक्त रहें। ये गाइडलाइंस तो काफी कॉन्क्रीट लगती हैं। उम्मीद है इनका सख्ती से पालन होगा। उम्मीद यही है। कंक्लूजन ये है कि स्टूडेंट मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए। इसमें पीयर सपोर्ट ग्रुप्स बनाने होंगे, ट्रेंड प्रोफेशनल्स के लिए एडिक्वेट फंडिंग सुनिश्चित करनी होगी, मीडिया को भी जिम्मेदारी से रिपोर्ट करना होगा, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी, ग्रास रूट्स लेवल पर मॉनिटरिंग, स्टिग्मा रिडक्शन कैंपेन्स, सेफ डिजिटल एंगेजमेंट प्रैक्टिसेस और मेंटल हेल्थ सर्विसेज को एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार ध्यान देने और काम करने की ज़रूरत है। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, सोशल आइसोलेशन यानी सामाजिक अलगाव। WHO की एक हालिया रिपोर्ट है फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन, चार्टिंग अ पाथ टू हेल्दियर सोसाइटीज। ये इसके हेल्थ, वेलबींग और सोसाइटी पर इम्पैक्ट्स को हाईलाइट करती है। हाँ, ये भी एक बढ़ता हुआ कंसर्न है ग्लोबली। What's fascinating here is the difference between loneliness and social isolation. ये दोनों शब्द अक्सर साथ में इस्तेमाल होते हैं पर हैं अलग। हाँ, जरा ये अंतर समझाइए, लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन। देखिए, सोशल कनेक्शन का मतलब है हमारा दूसरों से जुड़ाव, हमारे रिश्ते, हमारा नेटवर्क, कम्युनिटी में भागीदारी।
सोशल डिस्कनेक्शन तब होता है जब ये कनेक्शन कमजोर हो जाता है। इसके दो मेन फॉर्म्स हैं। पहला है लोनलीनेस, यानी अकेलापन। ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, मतलब आप कितना सोशल कनेक्शन चाहते हैं और आपके पास असल में कितना है, इसके बीच का गैप। कोई भीड़ में भी लोनली फील कर सकता है। अच्छा, ये सब्जेक्टिव है। हाँ। दूसरा है सोशल आइसोलेशन, यानी सामाजिक अलगाव। ये एक ऑब्जेक्टिव स्टेट है, मतलब आपके पास सोशल कॉन्टैक्ट्स की संख्या कम है या आप लोगों से मिलते जुलते कम है। हो सकता है आप आइसोलेटेड हों पर लोनली फील ना करें। समझ गए। तो एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, दूसरा ऑब्जेक्टिव रियलिटी। एग्जैक्टली। और WHO की रिपोर्ट इन्हीं पर फोकस करती है। तो रिपोर्ट के की हाइलाइट्स क्या हैं? ये समस्या कितनी वाइड स्प्रेड है? रिपोर्ट बताती है कि सोशल डिस्कनेक्शन काफी व्यापक है। 2014 से 2023 के बीच के डेटा के अनुसार दुनिया भर में लगभग 6 में से 1 व्यक्ति लोनली महसूस करता है। 1 in 6, काफी ज्यादा है ये तो। जी। और यंग पीपल 13 से 29 साल में ये सबसे ज्यादा पाया गया। ओल्डर एडल्ट्स की बात करें तो 1990 से 2022 के डेटा के अनुसार 3 में से 1 ओल्डर एडल्ट सोशली आइसोलेटेड है। टीनेजर्स 2003 से 2018 में 4 में से 1 सोशली आइसोलेटेड पाया गया। यंग और ओल्ड दोनों ग्रुप्स अफेक्टेड हैं। हाँ, और इसमें डिस्पैरिटीज भी हैं। लो इनकम कंट्रीज में लोनलीनेस रेट 24%, रिचर कंट्रीज 11% से काफी ज्यादा है। अच्छा, और इसके इम्पैक्ट्स सेहत पर, समाज पर क्या असर पड़ता है? इम्पैक्ट्स काफी गंभीर हैं। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो लोनलीनेस को स्मोकिंग, दिन की 15 सिगरेट, ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी जैसे रिस्क फैक्टर्स के बराबर मोर्टेलिटी रिस्क से जोड़ा गया है। बाप रे, स्मोकिंग जितना खतरनाक? हाँ, कुछ स्टडीज ऐसा बताती हैं। WHO का अनुमान है कि 2014-2019 के बीच लोनलीनेस से जुड़े करीब 871,000 ग्लोबल डेथ्स हुई। मेंटल हेल्थ पर असर में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डिमेंशिया का रिस्क बढ़ना शामिल है। और सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, वर्क प्रोडक्टिविटी लॉस वगैरह। ये तो वाकई सीरियस इम्प्लीकेशंस है। तो इससे निपटने के लिए WHO ने क्या रोड मैप सुझाया है? सोशल कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? रिपोर्ट ने एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच सुझाया है। पहला, पॉलिसी लेवल पर इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी बनाना, नेशनल पॉलिसी बनाना, जैसा डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी समेत 8 देशों ने किया भी है। नेशनल पॉलिसी ऑन सोशल कनेक्शन। जी। दूसरा, रिसर्च कैपेसिटी बिल्ड करना ग्लोबल और नेशनल लेवल पर। एक ग्रैंड चैलेंजेस इन सोशल कनेक्शन इनिशिएटिव लॉन्च करने का भी सुझाव है। तीसरा, इंटरवेंशंस, एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस को स्केल अप करना। इसके लिए एक इंटरवेंशन एक्सेलरेटर लॉन्च करना। साथ ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कम्युनिटी स्पेसेस, पार्क्स, लाइब्रेरीज, सर्विसेज, इनको मजबूत करना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा, इम्प्रूव्ड मेजरमेंट। इसे बेहतर तरीके से ट्रैक करने के लिए एक ग्लोबल सोशल कनेक्शन इंडेक्स डेवलप करना। और पांचवा, पब्लिक एंगेजमेंट। बड़े पब्लिक कैंपेन्स चलाना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, ग्रुप एक्टिविटीज को प्रमोट करना। और सोशल प्रिस्क्राइबिंग का कॉन्सेप्ट भी है। सोशल प्रिस्क्राइबिंग, ये क्या होता है? इसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स लोगों को उनकी हेल्थ और वेलबींग सुधारने के लिए कम्युनिटी एक्टिविटीज, ग्रुप्स या वॉलंटियरिंग में भाग लेने की सलाह देते हैं। अच्छा, दवा के साथ साथ सोशल एक्टिविटी प्रिस्क्राइब करना, इंटरेस्टिंग। और टॉपिक्स पर नजर डालते हैं संक्षेप में हमारे न्यूज इन शॉर्ट्स सेगमेंट में। पहला है रोल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, हाल ही में लोकसभा स्पीकर ने राष्ट्र और समाज के विकास में सामाजिक संगठनों की भूमिका पर जोर दिया था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली समाज में इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के स्ट्रक्चर और इंटरैक्शन का तरीका है। ये फॉर्मल भी हो सकते हैं, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल ऑर्ग्स, लेबर यूनियंस, या इनफॉर्मल जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स। और राष्ट्र निर्माण में इनका रोल क्या है? नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज देते हैं। एनजीओज पॉलिसी एडवोकेसी में जैसे MKSS और RTI मूवमेंट, अवेयरनेस फैलाने में सेवा, सर्विस डिलीवरी में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में ADR अहम भूमिका निभाते हैं। कंक्लूजन ये है कि ये संस्थाएं सस्टेनेबल और इंक्लूसिव सोसाइटीज बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। अगला है चाइल्ड अडॉप्शन से जुड़ा अपडेट। जी, CARA यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आती है, उसने राज्यों को निर्देश दिए हैं। निर्देश ये हैं कि चाइल्ड अडॉप्शन के सभी स्टेजेस पर काउंसलिंग सपोर्ट को मजबूत किया जाए। काउंसलिंग सपोर्ट किसके लिए? ये सपोर्ट प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, गोद लिए गए बच्चों और जहां जरूरत हो वहां बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए भी होगा।
इसके लिए क्वालिफाइड काउंसलर्स को डेजिग्नेट या एम्पैनल करने को कहा गया है। ये निर्देश जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 जो 2021 में अमेंड हुआ और अडॉप्शन रेगुलेशंस 2022 के तहत स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज सारास को दिए गए हैं। ठीक है। इंडिया में अडॉप्शन लॉज कौन से हैं? 2 मेन कानून हैं हिंदूज के लिए, हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट हामा 1956 और सभी धर्मों के नागरिकों के लिए जुवेनाइल जस्टिस जेजे एक्ट 2015। कारा नोडल सेंट्रल एजेंसी है। इंटरनेशनल अडॉप्शंस हेग कन्वेंशन 1993 के तहत गवर्न होते हैं। गॉट इट। तीसरा है काशी डिक्लेरेशन। ये क्या है? वाराणसी में हाल ही में एक यूथ स्पिरिचुअल समिट हुई थी जो मेरा युवा यूएम भारत फ्रेमवर्क के तहत थी। MY भारत युवाओं के डेवलपमेंट के लिए एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इस समिट में काशी डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया जिसका मकसद है एक नेशनल यूथ लेड एंटी ड्रग कैंपेन की नींव रखना। एंटी ड्रग कैंपेन, ओके। इस डिक्लेरेशन में क्या है? ये 5 साल का रोड मैप है। ये सब्सटेंस अब्यूज को सिर्फ एक लत नहीं बल्कि एक मल्टीफैसेटेड पब्लिक हेल्थ और सोसाइटल चैलेंज मानता है। इसमें मल्टी मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन के लिए जॉइंट नेशनल कमेटी बनाने, एनुअल रिपोर्टिंग करने, सपोर्ट सर्विसेज से लिंकेज प्लेटफॉर्म बनाने और स्पिरिचुअल, कल्चरल, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने की बात है। नशाखोरी रोकने के लिए और कौन से इनिशिएटिव्स हैं? कई हैं। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 है, पिटी NDPS एक्ट 1988 है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR 2018-25 है और नशा मुक्त भारत अभियान NMBA 2020 से चल रहा है। इंडिया में सब्सटेंस अब्यूज की स्थिति क्या है? नेशनल सर्वे 2019 1075 ईयर्स एज ग्रुप के अनुसार अल्कोहल सबसे ज्यादा यूज होता है 14.6%। इसके बाद कैनबिस और ओपियोइड्स आते हैं। इसके ड्राइविंग फैक्टर्स में साइकोलॉजिकल इश्यूज, एकेडमिक वर्क स्ट्रेस, इकोनॉमिक हार्डशिप, सोशल प्रेशर और ड्रग्स की इजी अवेलेबिलिटी, गोल्डन क्रीसेंट ट्रायंगल की प्रॉक्सिमिटी शामिल हैं। चौथा है तलाश इनिशिएटिव। हाँ, तलाश मतलब ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। इसे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत है, ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ये किसके लिए है? ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRSS के स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक नेशनल प्रोग्राम है। EMRS ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए रेजिडेंशियल स्कूलिंग स्कीम है। तलाश प्लेटफॉर्म में क्या फीचर्स हैं? इसमें साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स हैं जो तमन्ना इनिशिएटिव से इंस्पायर्ड हैं, करियर काउंसलिंग है, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम मॉड्यूल्स हैं और टीचर्स के लिए ई-लर्निंग रिसोर्सेज भी हैं। बहुत बढ़िया पहल है ये तो। जी। और आखिर में स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड सोफी 2025 रिपोर्ट, इसके की फाइंडिंग्स क्या हैं? ये FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO की जॉइंट रिपोर्ट है। की फाइंडिंग्स ये हैं, ग्लोबल हंगर थोड़ा कम हुआ है 8.2% इन 2024, पर अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया में बढ़ रहा है। फूड इनसिक्योरिटी धीरे धीरे कम हुई है। फूड प्राइसेस बढ़े हैं पैंडेमिक और यूक्रेन वॉर के कारण, जिससे हेल्दी डाइट की कॉस्ट भी बढ़ी है। हालांकि इसे अफोर्ड ना कर पाने वाले लोगों की संख्या ग्लोबल लेवल पर थोड़ी घटी है, 2.60 बिलियन इन 2024 वर्सेस 2.76 बिलियन इन 2019। लेकिन फिर भी 2.6 बिलियन लोग हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा महिलाओं में 15 to 19 एज ग्रुप में अनीमिया बढ़ रहा है और अडल्ट ओबेसिटी भी बढ़ रही है, 15.8% इन 2022। इंडिया के बारे में कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स है। रिपोर्ट कहती है कि इंडिया को छोड़कर बाकी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में हेल्दी डाइट अफोर्ड न कर पाने वालों की संख्या बढ़ रही है। मतलब शायद इंडिया में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है इस मामले में। एक और इंटरेस्टिंग बात है, केरला के फिशरमैन का मोबाइल फोन यूज का उदाहरण दिया गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी प्राइस डिस्पर्जन और वेस्ट कम करने में मदद कर सकती है। अच्छा, रेकमेंडेशंस क्या है रिपोर्ट की? रिकमेंडेशंस में शामिल हैं टारगेटेड फिस्कल मेजर्स जैसे टैक्स रिलीफ, सोशल प्रोटेक्शन, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में अलाइनमेंट और रोबस्ट एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाना। ठीक है, तो ये थे सोसाइटी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल NCERTs, करंट अफेयर्स, M लक्ष्मीकांत, RS शर्मा, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी
कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।